ओके हमने क्लास 11 में क्या किया था? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्या किया था? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स on total number of outcomes. वेरी गुड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये किया था हमने, है ना? अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम एक कलेक्शन ऑफ सेट में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस। ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास एक पूरा सैम्पल स्पेस है एस, और हमने कहा कि इनमें से कुछ सिलेक्टिव पॉसिबल आउटकम्स हमें कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम वो निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसमें दो ऑप्शंस हो गई, ठीक है ना? तो आपके पास हेड या टेल, दो आंसर्स हो गए। उसमें से अगर मुझे हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो एक ही होगा, तो हमने ये कह दिया, ठीक है? अब मान लो हमने दो कॉइन टॉस किए, ठीक है? तो बताओ कि भाई दो हेड आने की क्या चांसेस है? तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बनाते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है ना? तो हमारे पास चार टोटल आउटकम्स हैं और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि भाई दो हेड है, ठीक है? तो वो 1 हो गया। मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक हेड है, तो वो क्या हो गया? 2/4, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जो अभी तक हमने किया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ। सो अभी हम करते हैं, सो नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी विद अ कंडीशन, यानी कि हमें कोई गिवन कंडीशन होगी कि भाई पहले ये हुआ तो बताओ अगर ये है तो दूसरे की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू समवन, ठीक है? विद रिस्पेक्ट मतलब एक इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर इवेंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सैम्पल स्पेस, ठीक है? सो हम उस चीज को बोलते हैं क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक हेड आया है, ठीक है? गिवन दैट अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो कि दो हेड आया, गिवन दैट कि एक हेड कम से कम आया। तो आपको समझ आया क्वेश्चन क्या निकालना? अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालो टू हेड्स की, ठीक है? इसी क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालो दो हेड्स की, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन हेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स है वो सैम्पल स्पेस नहीं है, वो ये है, गिवन दैट वो ये चीज है कि देर इज एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड अगर गिवन है तो दो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अगर मैं यहाँ से सोचूं तो इसमें मेरे पास एक भी हेड नहीं है, तो अब मेरा टोटल जो सैम्पल स्पेस हो गया, यानी कि ये जो टोटल इवेंट हो गया, ये 3 है और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है ना? सो अब मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो ऑन अ गिवन विद अ गिवन कंडीशन, ठीक है? आपको एक कंडीशन गिवन होगी कि भाई ये चीज गिवन है, तो उस चीज जो गिवन चीज है उसको सैम्पल स्पेस लेके आपने जो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है, ठीक है? सो अगर मैं न्यूमेरिकली इस चीज को प्लॉट करूं कि लेट करते हैं कि मेरे पास दो इवेंट्स हैं ई एंड एफ, ठीक है? मान लो कोई कुछ बोल रहा है, ओके? सो मान लो लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके मेरे पास दो इवेंट्स हैं, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ
random experiment. Sample space of random experiment. ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ is already given या f has already occurred, तो इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ये हो चुका है, गिवन है, अकर्ड है, ऑलरेडी मतलब जो पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। सो व्हाट आर यू सपोज टू फाइंड, यू आर सपोज टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जो हम या तो हम डायरेक्टली कर लें, जो मैंने आपको समझाया कि भाई इसको एफ को आप टोटल सैम्पल स्पेस समझ लेना और ऊपर लिख देना जो भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला वाइज जाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, टोटली योर कॉल, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो भी इन दोनों में कॉमन है वो लिखोगे, और एफ मतलब जो प्रोबेबिलिटी एफ की होगी। Okay, let us do questions, then only you'll be able to understand. Okay, so let us begin with the questions now. मैंने फॉर्मूला क्या बताया पहले, अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। लेट अस गो स्टार्ट विद द फॉर्मूला ओनली. If PA is equal to this, PB equals this, A intersection B is this, find PA by B. So what is PA by B? 4/9. So this is PA intersection B upon PB. Always write the formula. You get the marks for formula even if your question is wrong, answer is wrong. Okay, so this is this. This is 4/9. Okay. Given that E and F are even such that probability of E is this, probability of F is this, and E intersection F is this, find probability of E by F, F by E. So first is, you are supposed to find probability of E by F, that is probability of E intersection F upon probability of F. That is, नहीं छोड़ना चाहिए ना, हाँ, डेसिमल में नहीं छोड़ना चाहिए ना, छोड़ दो, नहीं अगर जैसे अगर डेसिमल्स में है तो आप डेसिमल्स में छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी तो फ्रैक्शंस में भी छोड़ सकते हो ना, फ्रैक्शंस इज ऑलवेज बेटर इन प्रोबेबिलिटी. ओके मैम. F is 0.3, you call it as 2/3. Second, probability of F by E, that is equal to probability of E intersection F. F intersection E लिख लो या E intersection F एक ही बात होती है, ठीक है। बिकॉज एक तो ये बार बार जो एडमिट करना पड़ता है ना, इट्स सो E intersection F again upon probability of E नीचे आएगा, ठीक है ना। So that is 0.2 upon 0.6, that is 1/3, ठीक है। Compute PA by B if this and this. जिसको समझ आ गया प्लीज डू इट ऑन योर ओन, डू नॉट ट्राई टू कॉपी, ठीक है। A by B निकालना है, that is probability of A intersection B upon probability of B. So this is again given to us 0.32 upon 0.5. So we call it as 32/50 or 16/25. Now if PA equals 0.8, PB दे रखा है, PB by A दे रखा है, तो सबसे पहले हमें A intersection B निकालना है.
सो हमें दे रखा है probability of B by A, that implies probability of B intersection A upon probability of A. So इसका मतलब probability of B intersection A क्या हो गया आपके पास? Probability of A into probability of B by A, which are both given to you 0.8 and 0.4. This is 0.32. ठीक है. Similarly, इसकी सारी चीजें निकालनी है हमें. Second part is probability of A by B. So जब हमें A intersection B पता चल गया तो हम A by B भी निकाल सकते हैं like this. ठीक है ना. तो A intersection B हमारा क्या आया 0.32. ये B क्या आया 0.5. अगेन ये क्या हो गया 32/50, that is 16/25. थर्ड हमें निकालना है probability of A union B. So please note A union B का क्या मतलब होता था? A plus B minus intersection A intersection B. ठीक है ना. तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे 0.8 plus 0.5 minus 0.32. This is 0.98. Please note this down. हम आपने किसी को दिया अभी तक प्रोबेबिलिटी की बुक में? हाँ मैंने दे दिया है. जो मुझसे 3D ले गया वो प्रोबेबिलिटी भी ले गया होगा. ओके मैम. जिसने 3D नहीं लिया उसने प्रोबेबिलिटी भी नहीं लिया. Probability we are going to do from booklet. 3D we are going to do from booklet because इसमें थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं हमें. ओके मैम. And probability, mind you, is the chapter with maximum weightage. अकेला ये चैप्टर 11 से 12 नंबर का आता है एंड इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा इजी है, स्कोरिंग है और कंसेप्चुअली चलोगे तो बहुत इजी है. हर चीज़ में कुछ कुछ करोगे तो बहुत बहुत अजीब चैप्टर हो जाएगा. इससे स्टार्टिंग से ही फ्रॉम क्लास 1 आपको पकड़ बनानी होगी इस चैप्टर पे. नेक्स्ट इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी. अगर ये सब गिवन है ठीक है करो अपने आप. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. आई एम डूइंग फिफ्थ आंसर. ए यूनियन बी. सो दिस इज इक्वल टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. अब गिवन क्या क्या है यहाँ पर नोट करो कि पी ए जो है पी बी के इक्वल है और ये 5/13 के. तो पी ए क्या हो गया 5/26. पी बी क्या हो गया 5/13 एंड दिस वी डू नॉट नो. तो पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? ए बाय बी हमारे पास क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ये होता है ना. ए बाय बी क्या हो जाएगा 2/5. ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा पी बी क्या होगा 5/13. ठीक है ना. सो इधर क्या 2/5 into 5/13 is equal to A intersection B. This cancels out. We have 2/13 as A intersection B. So हमारा क्या आएगा ये 2/13. This is 26. 5 plus 10 minus 4. 15 minus 4 is 11/26. ठीक है. नेक्स्ट कर लोगे. ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया है. ए इंटरसेक्शन निकालो, ए बाय बी निकालो, बी बाय ए निकालो. करो जल्दी आंसर बताओ. आंसर तो लिखा ही हुआ है.
करो, आई होप यू आर डूइंग दैट। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? A यूनियन B गिवन है, दैट इज A प्लस BB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना? तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? दैट इज 7/11, 6/11, 5/11 माइनस इंटरसेक्शन क्या है हमारा, ये हमने निकालना है, से ये आ गया A इंटरसेक्शन B। ये इधर गया, ये इधर आया। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B क्या आ गया? 11/11 माइनस 7/11 दैट इज 4/11। ठीक है, ये आ गया। एक बार ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बस इसको हम लिखेंगे क्या? A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और इसको क्या लिखेंगे? P इंटरसेक्शन A अपॉन E। ठीक है, प्लीज नोट B इंटरसेक्शन A या फिर A इंटरसेक्शन B, ये एक ही बात होती है, तो यहाँ पर यही यूज होगा। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। A family has 2 children. What is the probability that that both children are boys, given at least one of them is a boy? ठीक है, सबसे पहले हम लोग हमेशा सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, so there are 2 ways of doing the same question. I'll be doing orally, I'll be doing it with the formula. Whatever you feel comfortable with, you can choose it. ठीक है, so first is आपके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका सैम्पल स्पेस में, मैं ओरली बता रही हूँ आपको कैसे इसको पर्टेन करेंगे। दैट इज आपके पास 2 बच्चे हैं, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर पहला बॉय दूसरा गर्ल, या फिर दोनों बॉयज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गिवन, जब आपको कुछ ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है ना, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय इज योर एफ। ठीक है, एंड बोथ children are boys is your E। ठीक है ना, you are supposed to find PE/F, राइट? तो देखो ओरली एक बार मैं बता रही हूँ, F, अब आपको क्या करना है, टोटल जो सैम्पल स्पेस हुआ करता था ना नॉर्मली, जो प्रोबेबिलिटी में नीचे हमें पूरा सैम्पल स्पेस लिखना है, नीचे अब हमें ये लिखना है ये वाला कि इनमें से कम से कम एक बॉय। तो ये और ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया 3। ठीक है, और वो चिल्ड्रन आर बॉयज, उसमें ये 1 हो गया, तो ये 1/3 हो गया। सो ओरली यू कैन डू दिस, आपका आंसर 1/3 आ सकता है। ठीक है, एंड अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज यू कैन डू दिस। So by formula, this is given PE intersection F upon PF। डोर बंद करो। So E intersection F और F करना है, तो probability of F क्या है? ठीक है, F क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय इज 1, 2 एंड 3, 3 आउट ऑफ 4। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल दी हमने। ठीक है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, वो ये था, और गिवन ये 3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या हुआ? तो वो ये वाला पार्ट हुआ, सो दैट इज 1/4। सो 1 आउट ऑफ द 4 इवेंट्स कॉमन इवेंट है, 3 out of the 4 events is what is given to you. So you have here 1/3 as your answer. मैम फॉर्मूला वाला एक और बार बताना। So what question is, what is the probability that both children are boys, that at least one of them is a boy? Okay, जब गिवन है कि एक कम से कम एक लड़का है, आपको दोनों लड़के होने की, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो इनमें से 4 इवेंट्स थे आपके पास, गिवन वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो वो 3 इवेंट्स हो गए। ठीक है ना, ये तीनों इवेंट्स हो गए, तो हमारा नीचे क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई? 3/4।
3 आउट ऑफ द 4 केसेस है ना. देन ई इंटरसेक्शन एफ इज कि भाई दोनों लड़के भी हैं और कम से कम एक लड़का भी है, तो उन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, दोनों लड़के. सो दैट इज 1/4. ये कट गया 1/3. So you have to determine PE by F. A coin is tossed 3 times. सबसे पहले काम आपका होगा आपने sample space लिखना है. I hope you know how to calculate the sample space. If not, then I'll share one video with you जिसमें हमने sample space बनाना सीख रखा है of class 11. So you can watch that. ठीक है. A coin is tossed 3 times. So 3 times coin toss होने के लिए क्या होगा? 1 2 3 4. 4 बार H, 4 बार K, है ना. 2H, 2 tail, 2H, 2 T. Then this is 1H, 1T, 1H, 1T, head, tail, head, T. So this is my sample space for the whole event. आपके पास E दे रखा है, F दे रखा है. सबसे पहले हमें निकालना है probability F की, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या है, probability of F. F क्या है फर्स्ट केस में आपका क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. अब फर्स्ट 2 टॉसेस है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया. फर्स्ट 2 टॉसेस ऑफ में हेड है तो ये 2 ही हो गए, ठीक है ना, ये 2 ही हो गए ऑलरेडी. तो हम लिखेंगे इसको 2/8. नेक्स्ट है हेड ऑन थर्ड टॉस. हेड आना चाहिए थर्ड टॉस पे, ये है, ये है, ये है, ये है. बट ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए. ये दोनों एफ हैं, ये ई है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कौन सा हो गया, खाली खाली ये हो गया ना. तो इसको लिखेंगे 1/8. सो वी हैव आंसर एज 1/2. मैम मुझे नहीं आया. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, स्टार्टिंग ही कंफ्यूजिंग है, बाकी पूरा चैप्टर इजी है. इसकी स्टार्टिंग एक्सरसाइज ऐसी है, 2-3 बार करोगे समझ आएगा, तभी आएगा. मैम एक और बार बता दो. करना क्या है, देखो मैंने कहा ऊपर आना चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है ना. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या बोला है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. अब पूरे सैंपल स्पेस में पहले 2 टॉसेस में हेड है, वो ये दोनों केसेस है ना, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई, 2 आउट ऑफ 8. ये समझ आया. यस मैम. ऊपर लेके आना है हमें हेड ऑन थर्ड टॉस. अब हेड ऑन थर्ड टॉस इसमें 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 है, 4 जनों में है. हेड तो है थर्ड टॉस में, लेकिन आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं लिखना है, ई इंटरसेक्शन एफ लिखना है. तो यानी कि इन दोनों में से ही जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो लिखना है. तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, यही होगी ना खाली. फिर ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, ये वाला हो गया इंटरसेक्शन. तो ये 2 एफ है, ये ई है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये हो गया. दिस इज योर कॉमन पार्ट. यू कॉल इट एज 1/8. देन 8 कैंसिल हो गया, 1/2. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है. एफ क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड्स. एट मोस्ट का मतलब हमने किया था क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है. तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 हेड्स भी हो सकते हैं. तो इसमें 3 हेड्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, ये नहीं. एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ये सारे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते. ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, ठीक है ना. तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हुआ, 7/8. और
ये क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज योर एफ, योर सॉरी ई, आपका ई है ये और ये, ठीक है ना. 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं. सो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, द ब्राउन कलर्ड ग्रीन कलर्ड, कॉमन क्या है, 1 2 and 3. So we have 3 upon 8 as the common number. Call it as 3 upon 7. लिखना, ठीक है. तो I'm doing third one with the other way. Probability of E क्या है, पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है. सारे इवेंट्स बना लेते हैं. सो E क्या है आपके पास इवेंट, एट मोस्ट 2 डेज, ज्यादा से ज्यादा 2 डेज. तो क्या क्या थे, कौन कौन से थे, एच एच एच, ज्यादा से ज्यादा 2 डेज होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए. हाँ ठीक है. ये हो गया एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, देन 1 एच ले लेते हैं. ठीक है, ये हो गया ई, एट मोस्ट 2 टेल्स. फिर एफ बना लो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है. सो उसमें ये नहीं आएगा. दिस इज एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, ठीक है ना. सो एटलीस्ट 1 टेल ये हो गया. तो अगर मैंने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ. सबसे पहले तो एफ निकालो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 अपॉन 8. और ये इंटरसेक्शन एफ में, तो एफ के इंटरसेक्शन में ये वाला और ये नहीं आ रहा, बाकी सब कॉमन है. तो 1 2 3 4 5 6 इज योर कॉमन पार्ट, दैट इज 6 by 8, 7 is your answer. ठीक है, आप पूरा सैम्पल्स ये इवेंट्स बना लो, ये वाले एंड देन कर लो. योर कंप्लीटली योर कॉल कि आपको कैसे करना है, ओरली करना है, ऐसे पूरा सैम्पल स्पेस लिख के करना है, या फिर फॉर्मूला लिख के करना है. इट्स ऑल योर विश. नेक्स्ट इज डिटरमाइन टी ई बाई एफ वेयर 2 coins are tossed once. ठीक है, आपने दो कॉइन्स को एक बार टॉस किया, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक ही बार होती है. ठीक है. And tail appears on one coin shows head. हाँ. तो हमारे पास क्या होगा ये चीज, पहले तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 1 का हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. ठीक है. तो 1 कॉइन शोज हेड, तो कौन से होगा, ये, ठीक है. एंड टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, वो भी ये और ये. बट जब ई वाला बनाएंगे तब हम एच एच भी तो लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है 1 कॉइन पे, तो सेकंड कॉइन का भी तो थोड़ा सा ये, हाँ वो है, आई शुड हैव रिटन एग्जैक्टली. हाँ वही कंफ्यूजन था. थैंक यू मैम. मैम अगर आप ऐसे भी करोगे तो 2 by 2 आएगा ना. तो आंसर शुड बी 1. हाँ, द आंसर इज 1. ओके. नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नो टेल अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स. तो नो हेड अपीयर्स मतलब कौन सा हुआ, ये वाला. एंड नो टेल अपीयर्स ये वाला. तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है. जब कॉमन ही नहीं है तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 0. So your E by F becomes 0. आया समझ.
10th करेंगे, डिटरमाइन PE by F when a die is thrown 3 times. तो हमने क्या किया, 3 बार डाइस थ्रो किया. अब सारा सैंपल स्पेस तो बनाना नामुमकिन है हमारे लिए, बिकॉज इट वुड बी 6 into 6 into 6, सो 216 इवेंट्स थोड़े ना बनाएंगे हम. तो हम इसको सिर्फ अभी ऐसे लिखते हैं कि भाई 3 बार उसने डाई थ्रो की. ठीक है. F is 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये F है. E क्या है, अब हमें निकालना है probability of E when F is given to you. तो ये ऑलरेडी फिक्स्ड है. अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कितने ऑप्शंस रह गए. तो ये कितने केसेस हो गए, probability of F क्या हो गया, ये 6 डिफरेंट केसेस आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ सकता है. तो इसको हम बोलेंगे 6/216. एंड E इंटरसेक्शन F इज व्हाट, कि 4 appears on the third toss. यहाँ पे आ जाए 4. तो ये तो इकलौता एक ही केस हो सकता है जब 6 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, एक ही केस है. तो 1/216. So the answer is 1/6. मैम बट अगर लास्ट वाला हमारे पास ब्लैंक है तो हम, अच्छा ओके मैम. जब लास्ट वाला ब्लैंक छूट गया तो इसमें यहाँ पे 6 केसेस आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 की जगह कुछ केस में से कुछ भी आ सकता है. सो इट इज 6/206 नीचे, और जो ऊपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक ही केस है ऐसा जब ये 4 हो जाएगा और ये 6 और ये 5. हमने 1/216 लिख दिया. मैम बट अगर पहले दोनों पे हमारा 6 और 5 आ गया तो मैम थर्ड पे तो हम 2 1 4 कॉम्बिनेशंस में से लगाएंगे ना. नहीं तो और कॉम्बिनेशंस बन ही कहाँ पाएंगे. वो 216 कॉम्बिनेशन तो हट गई ना, कि यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे ये सब तो हट ही गया. यहाँ 6 फिक्स्ड है, यहाँ 5 फिक्स्ड है. बस इसके ऊपर ऑप्शन है कि भाई ये 6 अलग अलग केसेस हो सकते हैं. 115 थोड़े ने वो नॉट गेट. ये कह रहे हैं कि 6 और 5 आ गया है. अगर 6 और 5 आ गया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई 4 यहाँ पे होगा. तो ये तो एक ही चांस हो सकता है आउट ऑफ 6 चांसेस कि भाई यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम. 6 5 1 जाता, 6 5 2 हो जाता, 6 5 3 हो जाता, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6. बस यही 6 केसेस थे ना जिसमें से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो 1/6 हो गया. हृदय, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं मैं यही पूछ रहा था. हाँ ठीक है, आगे. कोई बात नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मैंने कहा था एक क्लास का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है. लविश, आपको ऐसा क्यों लगा कि एक क्लास का है चैप्टर? अब मैं तो पिछली क्लास से सोच के चल रहा. मैं इतना छोटा चैप्टर था मैम. बेटे 11th में प्रोबेबिलिटी फिर लंबा था, लेकिन 3D कितना छोटा था, याद है? 3D तो पढ़ के ही नहीं गए थे मैम. और यहाँ पे 3D आप देखना अभी. It will take me near about 1 month to complete 3D only. ठीक है. अभी जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, they are purely from NCERT. If you do not have the booklet, you can just open the exercise 1 and complete the exercise by yourself. मैम बुकलेट लेने कब आऊँ? अभी भी आ जाओ. ओके मैम. Mother, father and son lie up at random for a family picture. Find PE by F when son on one end, father in middle. ठीक है. तो F सबसे पहले तो हम F डालते होते हैं कि भाई F लिख दो. If father is in the middle and son on one end, so या तो सन यहाँ पे या तो सन यहाँ पे है. तो इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली भाई ये तो हाँ है ही ऐसा. सो तो एक 1 हो जाएगा. ठीक है. ओरली आप ऐसे सोच लो, फॉर्मूला वाइज आप कैसे सोचोगे. फादर इज इन द मिडल, तो फादर बीच में है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो फादर बीच में हो सकता है तो सन, या तो मदर, है ना. तो
हाउ मेनी केसेस यू हैव? 3 into 3 into 3, टोटल केसेस कितने हैं? अपॉन 9, उसमें से फादर बीच में है, तो यहाँ पे एक बार सन, यहाँ पे मदर, या फिर मदर यहाँ पे सन, तो 2 केसेस हो गए, ठीक है। एंड सन ऑन वन एंड, इन बोथ द केसेस सन इज ऑन वन एंड, तो वो भी 2/9 है, तो कैंसिल ही हो गया, आंसर आ गया मैम। टेक योर टाइम। See, the question is black and red dice are rolled. You have one black dice, one red dice. ठीक है, 2 dice हमने roll किए ऐसे. Find conditional probability of obtaining a sum greater than 9. Sum जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए. Given that black die resulted in a 5. So this is my F. Sum greater than 9 is my E. You find out the E by F. मैम आप सैम्पल स्पेस वाले मेथड से करवा सकते? So okay, if you want पूरा हम लिखते हैं. E क्या है, F क्या है, फिर E intersection F क्या है, and then you find out. ठीक है. So what is E? Sum greater than 9. Greater than 9 का मतलब the sum can be 10, 11 and 12. 12 तो हमें पता है 6, 6 से होगा. 11 आपका 5, 6 से आ सकता है, 6, 5 से आ सकता है. 10 आपका 5, 5 से आ सकता है, 6, 4 से आ सकता है, और 6, 4 से आ सकता है. ठीक है ना. और F क्या है? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5. ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 मतलब it can be 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, and 6, 5. Right? So E intersection F is what? This and this. So 2 are common. अब वो भी लिखूं. 5, 5. जी मैम सही है. So probability of E by F is what? 2/36. 2/36 upon F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. So this is 1/3. This is my answer. If you are comfortable by this way, then you can follow by this way. मैम ये लेंदी तो नहीं होगा ना ज़्यादा? ये लेंदी हो जाता है, बट इसलिए मुझे ये था कि पहले मैं करवा दूं स्कूल करवाने से पहले, बट अब शुरू हो गया है तो अब ये समझ आ चुका है, तो लेट इट बी. ओके मैम. अब जितना मर्जी कोशिश कर लो, अब कुछ और समझ नहीं आएगा. वो पहली गो में जो होता है ना, वही आता है समझ. ओके मैम. कोई बात नहीं, आप इसी से करो. इफ यू आर कंफर्टेबल बाय दिस वे. दिखाओ. ये आज मैंने तो वाइट Next, find conditional probability of obtaining sum 8 given that red die resulted in number less than 4. तो E क्या है आपका? sum 8. sum 8 किससे आएगा? 4, 4 से आएगा, 3, 5 से आएगा, 5, 3 से आएगा, 2, 6 से आएगा, 6, 2 से आएगा. ठीक है ना. एंड F क्या है आपका? गिवन क्या है? रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4. तो रेड में 1, 2 या 3 आएगा. तो नॉट राइटिंग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ठीक है. रेड डाइस में 1, 2 और 3 ऑप्शंस आ सकते हैं. इसमें 6 ऑप्शंस आ सकते हैं. तो टोटल 18 हो गए मेरे पास. 18 of 36. So my formula is
अपॉन 18 बाय 36 और नीचे इन दोनों में कॉमन कब आएगा जब रेड डाई जो है वो 1 2 या 3 होगा। सो रेड डाई पीछे वाला था या आगे वाला? पीछे वाला। सो 1 ये आएगा या फिर ये आएगा, तो 2 आपके कॉमन चीजें हो गई, दैट इज 2 by 18 which is equal to 1 by 9। हम इस वाले मेथड में वो कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन? वही सोचो ना कि भाई ये तो सोच के ही चलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपको आ रहा है सम 8, ये तो इनमें से आ गया। नेक्स्ट आ रहा है कि जो सेकंड आई है ना इस वाले में लेस देन 4 है, तो इसी में से ढूंढ लो कि कौन सा है जो लेस देन 4 है, सेकंड वाला। ये के हो गया, के हो गया। इन दोनों में से हमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन है तो इसमें तो आना ही चाहिए, तो छोटे वाले में से निकाल लो ना क्या इंटरसेक्शन होगा, तो ये और ये हो जाएंगे। मैम एक बार एफ का परम्यूटेशन वाला जो पार्ट है वो फिर से समझा दो। तो एफ में हमेशा ना देखो डाई में ना इतने सारे केसेस होते हैं, you cannot write all those cases, so you apply fundamental principle of counting जो हमने लास्ट क्लास में किया था 11th में। और 2 आपने डाई रोल किए, 2 आपने डाई रोल किए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर 6 केसेस होते हैं, यहाँ पर 6 केसेस होते हैं। ये हमारा टोटल डाइज का होता है कि भाई 6 into 6 36 केसेस हो गए। बट राइट नाउ हमें दिया है कि भाई जो रेड डाई है यानी कि जो पीछे वाला डाई है वो रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, तो यानी कि इसमें सिर्फ 1 2 या 3 आए हैं, देयर आर नॉट 6 केसेस बट 3। तो हमारे पास ये कितने टोटल केसेस हो गए? 18।